नमस्कार। अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे टाइगर को चाहिए टेरिटरी। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट के दौरान हुई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ने किया था और इस आयोजन का उद्देश्य बाघ संरक्षण के लिए समर्पित राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संरक्षण समूहों को एक साथ लाना था ताकि वे इस लुप्तप्राय जानवर के बारे में सोच सकें और इसकी खतरनाक वैश्विक गिरावट को देख सकें। भारत ने इस दिशा में अभूतपूर्व पहल की, जिसका नतीजा यह है कि आज भारत में बाघों की संख्या 4000 के करीब पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश में भी जल्द ही बाघ 1000 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बाघों की इस लगातार बढ़ती संख्या के साथ साथ उनके आवास के लिए चिंता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बाघ को अपने निवास के लिए 50 से 60 वर्ग किलोमीटर जंगल की आवश्यकता होती है। इस इलाके में बाघ को 2 बाघिन के साथ एडजस्ट करके यह रह सकता है। मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण जंगलों में स्थान कम पड़ गया है और बाघ 5 से 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने को मजबूर हैं। भोपाल जैसे शहर के आसपास रातापानी सेंचुरी और उससे लगे हुए जंगल में 96 के करीब बाघ हैं, जिनके लिए हर एक बाघ पर 5 वर्ग किलोमीटर की जगह ही उपलब्ध है। यह अच्छी बात है कि भोपाल के आसपास रहने वाले बाघों ने अनुकूलन कर लिया है। बाघों में टेरिटरी फाइट के मामले भी कम हैं और इंसान तथा बाघ के बीच संघर्ष के मामले भी कम देखने को आते हैं। लेकिन यह एडजस्टमेंट कितना लंबा चलेगा कहना मुश्किल है। यदि संख्या इससे अधिक बढ़ती है तो फिर बाघों को शिफ्ट करना जरूरी हो जाएगा। शिफ्ट करने के लिए भी मध्य प्रदेश में सभी टाइगर रिजर्व में जंगल कम है, टाइगर ज्यादा हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में 13 साल पहले तक एक भी बाघ नहीं थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है। इनको 1550 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए, लेकिन रिजर्व वन क्षेत्र का कोर एरिया केवल 576.13 वर्ग किलोमीटर है। पूरे देश में यही हालात हैं। बांधवगढ़ से लेकर कान्हा तक बाघ अधिक हैं, जंगल कम हैं। ऐसी हालत में हमें जंगलों का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मौजूदा जंगल हैं उन्हें संरक्षित करना पड़ेगा और जो खाली पड़ी जगह है वहां पर जंगल लगाना होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2024। मध्य प्रदेश देश के हृदय प्रदेश की पहचान यहाँ के वनों और वन्य प्राणियों की वजह से विशेष है। लेकिन यहाँ के कुछ बाघ ऐसे हैं जो देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। मुन्ना, कॉलर वाली, सीता, चार्जर, पामेरा और T1। यह कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने पशु प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये कुछ ऐसे बाघ हैं जो अपनी खूबियों के चलते अपनी विशेष पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ तक कि लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं और रोमांचित होते हैं। पर्यटक इनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के इन खास बाघों के बारे में, जिनमें से कुछ हैं और कुछ दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के बीच याद किए जाते हैं। मुन्ना। औसतन टाइगर की आयु 15 से 16 वर्ष होती है, मगर मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का मुन्ना, जिसने 20 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, वह अपनी सुंदरता के साथ माथे पर बने बर्थ मार्क के कारण चर्चा में रहा। साथ ही वह पर्यटकों के बीच इतना लोकप्रिय था कि देश में सबसे ज्यादा खींची गई बाघों की तस्वीरों में उसकी भी है। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन, जिसे कॉलर वाली बाघिन के नाम से पहचान मिली, यह नाम रेडियो कॉलर लगाने के कारण दिया। इसे पेंच की सुपर मॉम के रूप में भी जाना जाता रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद चार्जर और बाघिन सीता पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सीता अलग अलग तरह के पोज देती तो चार्जर पर्यटकों की गाड़ियों को देखकर दहाड़ता था। पामेरा अपने अलग अंदाज कद काटी के लिए जाना जाता रहा है।
पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध बाघिन T1 को सफल शिकारी होने के साथ नेशनल पार्क से रिजर्व में पुनः स्थापित होने वाली पहली बाघिन रही। 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा 785 बाघ है। तो देखा आपने, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, जिसको लेकर बाघों के संरक्षण और उनके जो रहने वाले क्षेत्र हैं, रहवासी क्षेत्र, उनको लेकर चर्चा हो रही है। बात ये कही जा रही है कि बाघों की संख्या देश में ज़्यादा हो रही है, जबकि उनके रहने का जो स्थान है, जो जंगल एरिया है, टेरिटरीज को बोलते हैं, वो कम है। अब ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या बाघों के रहवासी क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए? अगर जंगल कम है तो क्या उसको जंगल में बदलना चाहिए? दूसरी चीज़ ये है कि जंगल से सटे हुए कुछ ग्राम भी हैं, तो क्या ग्रामों की भूमि को भी अधिग्रहण करना होगा? तब बाघों के लिए एक पर्याप्त जो जितना स्पेस चाहिए, क्या वो स्पेस मिल पाएगा? ये भी एक बड़ी बात है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है, अलग बात की जाए तो आलोक मेहता साहब जुड़ गए हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। और बात की जाए तो अजय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पर्यावरण विद है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा अशोक जी आपसे है कि जिस तरीके से बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो एक तरफ तो ये खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इनके रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो एरिया चाहिए, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग फीट के हिसाब से, वो कम नजर आए। इसके लिए क्या कुछ सरकार को प्रयास करने चाहिए, जतन करने चाहिए? ऐसा है, अभी बाघों का जो अपना पूरा विवरण और आपने सब जानकारी जो एकत्रित करके बताई है, बहुत सटीक जानकारी है। और बहुत इस बारे में पहले भी अजय साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। और मध्य प्रदेश में सिर्फ बाघों की संख्या नहीं, लेपर्ड की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए बाघों की जो टेरिटरी का आपने मामला उठाया, ये बहुत आवश्यक मामला आपने उठाया है जी। और ये टेरिटरी बढ़ सकती है। अभी कैसे बढ़ सकती है कि अभी आपने जैसे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री 5.5 करोड़ पौधे लगा रहे हैं, तो जो नई जगह पे पौधे लगा रहे हैं उसको भी वन क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, उनको रिजर्व करके रख देना चाहिए, ताकि भविष्य में इनकी बाघों की रहने की जगह बन सके। दूसरी बात यह है कि बाघों को अपन दूसरी स्टेट में भी जहाँ बाघ नहीं देखने को मिलते हैं, उन लोगों को भी अपने यहाँ से प्रयास करना चाहिए कि भाई आप हमारे यहाँ से बाघ ले जाइए और अब उनको वहां पर भी रहने को जगह मिलती जाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में और धीरे धीरे विश्व में हम बाघों को बेच सकें। हम बाघों से ये एक बड़ा अच्छा मिशन भारत की ओर से हो सकता है पूरे विश्व के लिए। और जो टेरिटरी बढ़ाने का आपने बनाया, और आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया। पिछली बार आपने वृक्षारोपण का करवाया था, उसके साथ साथ अब ये टेरिटरी वाला मामला आ गया, बाघों की मौत का मामला आपने जोड़ा था। आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल जोड़ लिए और आपस में इनको इंटरलिंक करके आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा कर दिया, और उसका उत्तर भी आपने बता दिया कि इसकी टेरिटरी बढ़ जाएगी बाघों की, तो इसका समुचित विकास हो सकेगा। जो मैंने बताया कि बाघों के साथ साथ लेपर्ड की भी संख्या बढ़ रही है और बाघों को लेपर्ड बहुत पसंद है, तो जितने इलाकों को मिक्स कर देंगे तो आपस में ये सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे का पूरक बने रहेंगे। लेपर्ड से जो अपने को संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि लेपर्ड तो शहरों में भी घुस रहा है, गाँव में भी घुस रहा है, तो बाघ उसको कंट्रोल कर देगा। बाघों का बहुत एक महत्वपूर्ण अपना मनुष्य के जीवन के लिए रोल है, खाली इसी के लिए नहीं, खेतों के लिए भी बहुत आवश्यक है। खेतों की रक्षा भी एक तरह से देखा जाए तो बाघ के कारण होती है। हमें इस बात पर आपने जो टेरिटरी बढ़ाने का सुझाव दिया, ये निश्चित रूप से, और अभी मध्य प्रदेश में गुंजाइश है टेरिटरी बढ़ाने की, बस आवश्यकता है पहल करने की, और बाघों को दूसरी स्टेट में भेजने की भी बात मध्य प्रदेश शासन ने करना चाहिए। उनको प्रचारित बताना चाहिए कि हम बाघ भेज सकते हैं, और इंटरनेशनली भी हम अपने यहाँ के बाघ भेज सकते हैं।
अजय जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से टेरिटरी बढ़ाने की बात की जा रही है, टेरिटरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन बात की जाए जिस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, चलिए मैं बात कर ले रहा हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व की बात कर लेता हूँ। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहले रेल जो है रेलवे की अनुमति जो है पन्ना जिले को नहीं मिली थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उमा भारती तत्कालीन वहां उस समय मंत्री थी, तब ये था कि ललितपुर से सीधा सतना तक रेलवे लाइन को जोड़ा जाए। लेकिन ये टाइगर रिजर्व होने की वजह से जो रेलवे लाइन है वो खजुराहो तक ही पहुंच सकी, उसके आगे नहीं जा पाई है। लेकिन अब कयास ये लगाया जा रहा है, बात सामने ये निकल के आ रही है कि अब पन्ना टाइगर रिजर्व को क्रॉस करते हुए रेलवे लाइन जो है अब सतना को जोड़ी जाएगी, सतना से लिंक की जाएगी, ललितपुर टू सतना। तो ऐसे में टेरिटरी, एक तरफ हम टेरिटरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकास के कार्य भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे संभव है कि टेरिटरी भी बढ़ जाए और विकास के कार्य भी हो जाए? देखिए, जो टेरिटरी बढ़ाने की बात है उसमें एक अहम हिस्सा है कि टाइगर केवल वहीं रह सकता है जहां की उसका प्रे बेस हो, जहां की फूड साइकिल यानी शाकाहारी जीव हर्बीवोरस। अजय जी अनम्यूट कीजिए। दूसरी बात जो सबसे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अजय जी, आ रही है। हाँ, दूसरी बात, वहां पर्याप्त पानी हो, मानव और बाघ का संघर्ष न हो। आज यदि बाघ टाइगर जो प्रोजेक्ट है 1973 में हमने लागू किया, तो हमने दो चीजें शुरू करी थी। एक, हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 लाके बाघों का शिकार बंद किया। अभी 2023 में हमने 50 साल बनाए प्रोजेक्ट टाइगर के। प्रोजेक्ट टाइगर में कुछ टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे उस समय 9, और आज करीब 53 टाइगर रिजर्व हैं ऑल ओवर इंडिया। ये वो इलाके हैं प्रोजेक्ट टाइगर्स के जहां पे बाघों को एक स्पेशल पूरा वहां पे व्यवस्था रहती है कि भाई इस जंगल में किसी भी प्रकार का मानवीय दखल ना रहे। वो इलाका, जमीन का टुकड़ा उनको दिया जाता है। पूरे भारत में जो 2% जंगल है वो प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। और अभी भी मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से एक रातापानी 8वां प्रस्तावित है। आप टाइगर को वहीं पे स्टैब्लिश कर सकते हैं जहां की उसका भोजन, फूड साइकिल हो, पानी हो और मानव से दूरी हो। क्योंकि हम अभी कल ही जानकारी मिली कि संजय टाइगर रिजर्व में इंसान के ऊपर आक्रमण करने पे एक बाघिन को वहां पे पकड़ा गया और मुकुंदपुर टाइगर सफारी में उसको कैद में भेज दिया गया चिड़ियाघर में। जंगली जानवर को कैद में रखना एक तरह से बहुत जल्दबाजी थी और वो गलत था। हम टाइगर्स के लिए जो मध्य प्रदेश में अवेलेबल फॉरेस्ट है उसमें अभी ओंकारेश्वर नेशनल पार्क का 600 स्क्वायर किलोमीटर बहुत अच्छा एरिया है। हम वहां पर टाइगर को स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां पे टाइगर्स नहीं है। हम इसके अलावा अभी हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में काफी पर्याप्त जगह है कि टाइगरों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन एक सही विजन हो, एक मध्य प्रदेश की प्राथमिकता हो कि बाघों की जो संख्या बढ़े, उसमें उनके साथ सुरक्षित उनका भविष्य भी हो। बाघों की जो संख्या आज 785 आपने बताई कपिल जी, आप आश्चर्य करेंगे कि मध्य प्रदेश में जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब भी मध्य प्रदेश में 700 टाइगर्स थे। अभी तो हम रिकवरी कर रहे हैं। हम तो 19वीं सदी में भारत में 1 लाख टाइगर्स थे। हम लोगों ने शिकार कर करके उनका सफाया किया। हम आज यदि भारत में करीब 3500 टाइगर्स हैं, तो इसके लिए हम लोगों के पास 50 साल का जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो है। मुश्किल ये है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी 40% एरिया केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में डूब। अजय जी अनम्यूट कीजिए। ने नौरा देही को टाइगर रिजर्व बनाया है यहाँ मध्य प्रदेश में, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में रानीपुर सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो यदि ये दोनों टाइगर रिजर्व इसलिए बनाए गए कि जो 40% पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया डूबेगा उसका ये क्षतिपूर्ति होगी और उसका पुनर्वास होगा बाघों का। उनके कॉरिडोर को सुरक्षित करने की जरूरत है। नौरादेही में आप मध्य प्रदेश की जो नौरादेही सेंचुरी थी, आप रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये कोर एरिया इसका करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर है और अभी वहां पर सरकारी रिकॉर्ड में केवल 18 टाइगर है। हमारे पास जमीन उपलब्ध है, हमारे पास एक फ्यूचर का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बेहतर तरीके से लागू हो जिसमें हम टाइगर्स को उनके शाकाहारी जीव दें। पन्ना में भारत में केवल 2 जगह के टाइगर समाप्त हुए थे, सारिस्का और पन्ना, जिनमें उनका बाघों का टोटल सफाया हो गया था।
पन्ना में तो री इंट्रोडक्शन के तहत बाघों को फिर लाया गया। तो पन्ना को बेहतर बनाया जा सकता है यदि सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदार है। अशोक जी, यहाँ पर अजय जी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो हम टाइगर रिजर्व को फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए हैं जिन टाइगर रिजर्व के। तो क्या माना जाए सरकार का उदासीन रवैया है जिस वजह से इनको डेवलप नहीं किया जा रहा है, टाइगर टेरिटरी को डेवलप नहीं किया जा रहा है? और दूसरी चीज ये कि लगातार टाइगर की संख्या में इजाफा हो रहा है, बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो आपने भी एक चीज कही थी अपने वक्तव्य में कि क्यों ना हम टाइगरों को दूसरे राज्यों को सेल करें। तो क्या ये भी एक आय का स्रोत बन सकता है मध्य प्रदेश सरकार का? बिल्कुल सही कहा आपने, और अजय सर ने बहुत अच्छे आंकड़े से बात कही, और अजय सर ने बहुत अच्छी बातें भी कही है। आप क्यों ट्रेन प्रोजेक्ट और ये सब इनकी टेरिटरी में से ले जाना चाहते हैं? अब विकास के नाम पे आप विनाश की तरफ क्यों जा रहे हैं? सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं वो चेंज लाना पड़ेगा। और पिछली बार भी जब बाघों की मृत्यु के ऊपर आपने जो बनाया था, तब भी हमने कहा था कि अब जब भी आप कमेटी बनाए तो उसमें पर्यावरणविद रखे और वहां के आदिवासियों को रखे। अभी मैं कुछ ही समय में पचमढ़ी में होके आया। बहुत सारा इलाका आपके पास पचमढ़ी में आज भी है जहां पर आप रिजर्व बना सकते हैं, कंजर्वेटिव एरिया, ताकि वन्य जीवन का संरक्षण एरिया बन सके। सवाल ये है कि वहां उस एरिया में आप फूड प्लांट करवा दो, दूसरे शाकाहारी जीव पनपने लगेंगे तो टाइगर को अपना भोजन भी प्राप्त होने लगेगा। बहुत एरिया है, खाली ऐसा पचमढ़ी नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे। सिर्फ ये प्रश्न होता है कि हमारी एक ये भी धारणा बदल दे कि हम खाली समतल स्थल ज्यादा रखें, ऐसा नहीं है। आप समतल हिस्सा और ये जो खाई वगैरह और पहाड़ श्रेणी वगैरह ये रखे, लेकिन टाइगर को जो भोजन की व्यवस्था होती है उसके लिए अन्य वर्ण प्रजाति के वन्य जीवन भी वहां पनप सके, ऐसे आपको व्यवस्था कर दें। फूड प्लांट आप जितने लगाते जाएंगे अन्य वन्य जाति के जीव आते रहेंगे, रहते रहेंगे, और वो बाघों की टेरिटरी में बनते जाएगी। और जैसे अजय सर ने कहा कि आप अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखो, कोई भी संरक्षित क्षेत्र में अब न तो कोई मकान बने न अतिक्रमण बने, और जो बने हुए हैं आप कोशिश करो उनको उनका मुआवजा देके उनको हटाओ वहां से, ताकि जो अवैध शिकार वगैरह है वो भी रोक सके। और मध्य प्रदेश शासन के लिए जैसे अभी ये कहा कि आप अन्य स्टेट में आप दें, तो आय का बड़ा सूत्र तो है ही है, लेकिन आप पूरे ग्लोबली बच्चों को खुश कर सकते हैं। वो उनके वहां टाइगर, आपको याद होगा अपने यहाँ 5 चीते आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाए थे, और पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार और बड़े हम तन्मयता से पूरा देश उसमें लग गया था। तो क्यों ना मध्य प्रदेश से भी ग्लोबली ये जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तीनों चीज जो बात है आज की टॉपिक में ये होना चाहिए, जैसे अजय सर ने कहा, कोई भी संरक्षित क्षेत्र में से कोई विकास के नाम पे न सड़क बनाएंगे, न आप ट्रेन का रूट बनाएंगे, न बस्ती बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जहां आप प्लांटेशन करते जा रहे हैं और जितने एरिया अभी आपके पास है, आप मध्य प्रदेश तो वन्य क्षेत्र का भरा हुआ है। बस ये है कि जो कमेटी बनती है ना संरक्षण बनाने के लिए, उस कमेटी में पर्यावरणविद रखो, लोकल लोग रखो। अजय सर, अभी क्या जी 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 थोड़ा सा जी, अजय सर अभी क्या होता है कि हर बात में आप जी जी बात को पूरा कीजिए मेहता जी। चलिए अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरीके से बात की है अशोक जी ने कि उससे आपका काम नहीं होना है। आप पर ऐसे जो टीम बनाए, उस कमेटी बनाए, उनमें पर्यावरणविद और हम दूसरे लोगों को आप रखें। बिल्कुल, जो सरकार का ध्यान होना चाहिए। सोर, ये आपकी भी अच्छी बात है, सोच अच्छी है। अजय जी, जिस तरीके से अशोक जी कह रहे थे कि जो टाइगर रिजर्व से लगे हुए ग्राम हैं या जो लोग अतिक्रमण करके वहाँ पर मकान बनाते हैं, रहवासी क्षेत्र बनाते हैं, उनको मुआवजा देकर सरकार को हटा के और टेरिटरी का जो एरिया है वो बढ़ाना चाहिए। लेकिन कई तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं, जैसे शिकार करने के मामले, कटीले तार लगाकर तारों में करंट फैलाकर बाघों का शिकार किया जाता है। और कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं कि शौच क्रिया के लिए जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो जाते हैं जब, तो टाइगर जो है उनका शिकार कर लेते हैं।
इन दो मामलों को लेकर कैसे बैलेंस करेंगे कि एक तो टाइगर का शिकार जो है वो बच्चे रहवासी क्षेत्र से, दूसरी बार अगर रहवासी क्षेत्र भी हैं तो उनकी आम लोगों की हिफाजत कैसे की जाए? देखिए, टाइगर रिजर्व्स के जो अंदर जो ग्रामीण लोग रहते हैं, जो गांव हैं, उनके विस्थापन के लिए जो सरकार की नीति है, जो प्रावधान है, जो कानून है, वो उनको ताकत से बाहर नहीं कर सकते हैं। उनको मुआवजा दिया जाता है, एक सदस्य को 15 लाख। यदि वो ग्रामीण अपना घर छोड़ के स्वेच्छा से बाहर जाएंगे, तभी सरकार उनके विस्थापन के लिए उनको मुआवजा देगी। ये उनको दबाव डाल के आप बाहर नहीं कर सकते। इसके लिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, और जो जिला पंचायत है, और विधायक और सांसद, सरकार को इनके माध्यम से नागरिकों को तैयार करना चाहिए कि वो विकास के मुख्य धारा में आए। अंदर यदि वो रहेंगे टाइगर रिजर्व के, तो उनका कहीं भी विकास में मुख्य भूमिका नहीं रह पाएगी, क्योंकि अंदर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो बाघों से संघर्ष होता है। बाघों से जो संघर्ष है वो नागरिकों के लिए भी घातक होता है और बाघों के लिए भी घातक होता है। दूसरी बात, जब ये बाहर जाएंगे इनको आर्थिक मुआवजा मिलेगा, उनको वहां जमीन मिलेगी और उनके रोजगार का और शिक्षा का वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लेकिन सरकार की प्रक्रिया इसमें ढीली है। जब तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के संवाद करके, चर्चा करके, ग्राम सभा में बहस करके यदि आप विस्थापन नहीं करेंगे, तो नागरिक बाघ का संघर्ष चलता रहेगा। और इस संघर्ष में कई मर्तबा नागरिक भी मरते हैं, उनके पालतू मवेशी मरते हैं, और जब वो बदला लेते हैं तो फिर बाघों की भी मौत होती है। तो ये जो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये फॉरेस्ट को इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। अजय जी, जिस तरीके से अभी कुछ घटनाएं सामने आई थी, बाहर से टाइगर एमपी में लाए गए थे, देश में लाए गए थे, लेकिन उनकी मौत एक के बाद एक हो रही थी। कई ऐसे टाइगर थे जिनकी मौत हुई थी। जब उसमें रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, जांच रिपोर्ट में, कि उनको जिस हिसाब से जो खाना पीना, जो खान पान उनका था विदेश के हिसाब से, साउथ अफ्रीका के हिसाब से, वो इंडिया में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से बात अशोक जी ने भी कही है, मैं आपसे भी कहूंगा, तो क्या इस कमेटी में, जब भी कोई ऐसी कमेटी बने, तो पर्यावरणविद, जनप्रतिनिधि और आदिवासी बाहुल्य से ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए, ताकि वो भी पर्याप्त समय में मॉनिटरिंग भी कर सके, ताकि अधिकारियों की मनमानी सामने ना आए? देखिए कपिल जी, जो चीता प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के बाद ही चीता प्रोजेक्ट में चीते लाए गए थे। उस चीता प्रोजेक्ट की जो स्टीयरिंग कमेटी है, उसमें सरकारी अधिकारी के अलावा गैर सरकारी लोग भी हैं। अब वो जो गैर सरकारी लोग हैं, वो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, लेकिन क्या ये चिंतन का वक्त है कि उन लोगों की बात को सरकार तवज्जो में क्यों नहीं देती है? जब वो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं तो उनकी आजादी पर अंकुश लग जाता है। सरकार उस समिति को पंगु बना देती है, एक तरह से कठपुतली। हमें ये देखना होगा कि जो हम चीते लाए थे कुनो नेशनल पार्क में, उनकी जीवन शैली या फूड साइकिल कहीं ना कहीं हमने उस चीज को लापरवाही से इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, जिसके कारण वो चीते यहाँ भारतीय पर्यावरण को नहीं झेल पाए और उसमें से कईयों की मौत हुई। हम वो चीते लाए थे फ्री रेंज, हम उनको जंगल में खुला रखने के लिए लिए, लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि उनको एंक्लोजर्स में बंद करके रखा गया है। यदि एंक्लोजर में बंद करके रखना है, इसका मतलब चिड़ियाघर में आप कैद रखना चाहते हो। तो चिड़ियाघर के लिए चीते नहीं आए थे। चिड़ियाघर तो अंबानी जी का जूनागढ़ में ऑलरेडी है, आप लाए थे खुले जंगल के लिए। तो सरकार के चीता प्रोजेक्ट में टेक्निकल मिस्टेक्स है, लेकिन सरकार यदि उन गलतियों बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अजय जी, समय का अभाव है, थोड़ा सा मैं समझ चाहूंगा आपसे। और इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अशोक जी आपका, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की है चीताओं को लेकर, उनके टेरिटरी को लेकर। अब देखना होगा कि सरकार का प्रयास क्या कुछ होता है इन टाइगर्स के लिए, ताकि इनके जो रहन सहन के स्तर को है, जो एटमॉस्फेयर को सपोर्ट मिले, और सरकार जो है टेरिटरी बढ़ाने की दिशा में क्या कुछ काम करेगी आगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।